हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 3, जो कि हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है, उसी से रिलेटेड है ये हमारी आज की भी वीडियो। और ये जो हमारा पेपर है ये भी आपका CTET का प्रीवियस ईयर वाला ही क्वेश्चन पेपर है। इसमें कोई अलग से मैंने कहीं से नहीं लिया है और ये आपका 2019 में आया हुआ PYQ है। और ये हमारी जो सीरीज़ जो हमारा PYQ है ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी आपके जानने में या जो भी आपके फ्रेंड्स या आपके नियर एंड डियर्स हैं उनको और आप लाइक कीजिएगा और उन्हें शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपकी और उनकी बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए और आपका जो एग्ज़ाम है वो CTET का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाए, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेक्स्ट बार आपको दोबारा से CTET देने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि इस बार बोल दिया गया है कि जो आप पुराने टीचर्स हैं उनको भी जो पेपर 2 का जो लेवल है, जो टेट है, वो पास करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो इनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो आपके अगर मान लो मम्मी पापा या कोई भी ऐसे जो जो टीचर हैं और उनका टेट पास नहीं है, आप उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं। आपके कोई भी रिलेटिव भी हो सकते हैं ऐसे, तो आप उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, उनकी भी हेल्प होगी। क्योंकि देखो अभी क्या है, उनकी जॉब लगी हुई है और मान लो उनके पास टेट अगर नहीं होगा तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और उनकी फैमिली में क्योंकि क्या होता है कि हमारी फैमिली में एक ही जने के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर यहाँ पर बात कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। तो फिर आप जाइए, उन्हें भी बताइएगा कि इस तरह से वीडियोस हैं, आप देखिएगा, उनका भी एग्ज़ाम पास होगा। और आपको शायद पता होगा कि इस बार 25 लैक्स के अराउंड जो है फॉर्म फिल हुए हैं CTET में, और जिसमें कि अभी 1,61,000 के अप्रोक्स अभी इनकम्प्लीट फॉर्म है। तो CTET ने 27 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक का टाइम दिया है करेक्शन का। और जिन भी बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाया था वो करने का, बट इसमें कोई भी नया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी एग्जिस्टिंग थे वही इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकते हैं या इनकम्प्लीट फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी। दूसरी बात है कि अगर आप अच्छे से अगर अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ पढ़िए। अब ज़्यादा समय नहीं है, CTET में आपका 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैंने अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 8 की सभी वीडियोज़ हैं। हमारी क्लास 8 की अभी 2 चैप्टर्स बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे चैनल पर, तो आप उन्हें भी देखिएगा। और अगर आपने PYQ से रिलेटेड मेरी जो वीडियोस हैं क्लास 1 और क्लास 2 वाली, अगर वो वॉच करी हैं तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपको माइंडसेट रखना है अपना एग्ज़ाम पेपर सोल्व करते हुए, है ना। तो यही सब बातें हैं। और क्या आपका सोर्स होना चाहिए इस समय पढ़ने का, तो NCERT इस समय सबसे बेस्ट सोर्स है, और जो कि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। कुछ भी आपको यहाँ पर NCERT से अलग नहीं दिया जा रहा है, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, कुछ भी ऐसा उनमें फेक नहीं है। तो प्लीज़ जाइएगा खुद भी आप और हाँ, अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं जिनको ज़रूरत है टेट पास करने की पेपर 2 की, तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए कि वो अपना पेपर पास कर लें यहाँ पर से देख करके। और अगर आप ऐसे ही और अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी पढ़ाई की वीडियो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है और काफ़ी सारी चीज़ें अब आप समझ भी गए होंगे। और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने एग्ज़ाम को लेकर के, आपका एग्ज़ाम अब पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे देखिए 60 क्वेश्चन तक तो आपके यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 61 वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आपका साइंस यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना PYQ। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, मायरा साइकिल्स टू आ फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। शी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप इज़।
मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। तो देखिए, औसत चाल का तो सबसे पहले आपको जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पर पता होगा, तो बहुत ईजिली आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सपोज़ अगर यहाँ पर हमारी 2 मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पर एक स्पीड हमारी x दे रखी, दूसरी स्पीड y, तो और नीचे आता है उन दोनों का सम। और अगर हम इसी फॉर्मूला में अगर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारी जो पहली स्पीड है 12 है, यहाँ पर सॉरी पहले 2 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x हमने यहाँ पर हमारी 12 है और y हमने यहाँ पर 8 ले ली है, और नीचे ही अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 30, और अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं 30 को, सॉरी 20 आएगा यहाँ पर, तो ये 10 बन जाएगा। जब ये 20 होगा तो 10 बन जाएगा। 12 8 जा आपके क्या होते हैं, 12 8 जा होते हैं आपके 96, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 9.6 आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। इसको ठीक से लिख देती हूँ, क्या बनता है आपका 9.6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रेस कर देते हैं यहाँ से, या फिर ऐसा करते हैं कि इस जो फॉर्मूला है आप उसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपका एवरेज स्पीड का क्या है, तो इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो देखो, डिस्टेंस की मेजर करने की बात की गई है, तो सबसे पहले जी यहाँ पर हर्ट्ज है तो ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात हुई है कि बालिशित वर्ष, प्रकाश वर्ष, बालिश मीटर, देखो वर्ष ईयर, यहाँ तो ईयर होता है, ईयर में कोई दूरी नहीं नापी जाती, तो ये भी गलत हो गया। अगेन यहाँ पे भी हर्ट्ज है तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो पहला आपका तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आंसर नहीं पता तो आपको किस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड, आपको क्या है कि अगर डायरेक्टली पता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, क्यूबिट मीटर लाइट ईयर, इसका सही आंसर होगा। अच्छा, क्यूबिट अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका ये हैंड होता है, सपोज़ ये आपका हैंड है, ये आपकी क्या है, एल्बो है ना। देखो ड्राइंग मेरी थोड़ी सी यहाँ पर अजीब हो रही है, बट आपको समझने के हिसाब से सही बनाया है। तो आपकी एल्बो से लेकर और आपकी फिंगर की टिप तक, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं या बालिश्त कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई नई टर्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो से लेकर के फिंगर टिप तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी क्यूबिट में आएगी, बालिश्त में। और जैसे हैंड होता है कोई भी, जैसे सपोज़ ये खाली आगे का हैंड हुआ किसी का, अगर हम खाली हैंड से इस तरीके से नापते हैं तो वो होता है आपका स्पान में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए मैं थोड़ा स्लो समझा रही हूँ क्योंकि जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि अगर सपोज़ इससे रिलेटेड अगर एज इट इज़ नहीं भी और इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर टॉट सेल phone sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is. समीर अपने कच्चे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, सतहों, तनी हुई सेल फोनों, शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 3 चीज़ें यहाँ पर समीर ने ली हैं कि जो तनी हुई सेल फोन की शीट है, कालीन है और समाचार पत्र है, जिससे कि आपको बताना है कि जो घर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा जो लास्ट में होगा उसे रखना है, और जिससे कम जो घर्षण बल होगा उसको आपको स्टार्टिंग में रखना है। तो देखिए यहाँ पर, तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा करेक्ट 3। क्यों होगा, क्योंकि देखो जो सेलफोन की शीट होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, आपकी चिकनी होगी, तो जो चिकनी सतह होती है वहाँ पर घर्षण बल कम होगा। समाचार पत्र थोड़ा सा आपका रफ सरफेस होती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा घर्षण बल बढ़ जाएगा। इसके बाद कालीन होता है, और कालीन की सरफेस तो बहुत ज़्यादा रफ होती है एज़ कम्पेयर टू समाचार पत्र, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर घर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। घर्षण क्या होगा, कालीन पर सबसे
ज़्यादा होगा। तो कालीन आपका क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा और सेल फ़ोन की शीट आपकी स्टार्टिंग में आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सेल फ़ोन, शीट, न्यूज़पेपर एंड कारपेट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग linearly with a uniform velocity if time is represented along x axis, then which of the following statement is correct। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कोई भी पिंड है या ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली चल रहा है। ठीक है, लीनियरली या फिर रैखिकता आप उसको हिंदी में बोलेंगे। तो अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपकी यूनिफॉर्म है, और जो आपका टाइम है वो चल रहा है, और उसे यहाँ पे कहाँ पर लेना है, हमें एक्स एक्सिस पर लेना है, यानी कि जो टी होगा आपका यहाँ पर आएगा और जो वेलोसिटी होगी आपकी वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी जो वेग है, जो वेलोसिटी है एक समान है, तो वो यानी कि वहीं पर ही है, उसकी तो कोई स्पीड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट टाइम का तो भाई अपना एक हिसाब होता है कि वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे कोई तेज़ चले धीरे चले या कोई बैठा रहे अपनी जगह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम हमेशा क्या है, एक समान स्पीड में चलता रहता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो होगा इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो क्यों करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए, पैराफिन, मोम, बिटुमिन, स्नेहक तेल, पैराफिन, मॉक्स, बिटुमिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये तीनों ही क्या होते हैं, आपके पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं, आपके बाई प्रोडक्ट होते हैं। बट जो कोक होता है वो आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता, उसको अलग से माइन करके निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है आपका यहाँ पर, इसीलिए क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। ए मैन कीप्स अ प्लास्टिक बोतल, अ वुडन स्पून एंड अ मेटालिक स्पून इन अ क्लोज्ड रूम overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he record the temperature of the three objects as T1, T2 and T3. Which of the following most likely represent the relation between them? अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्षीय ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारी 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है प्लास्टिक की बोतल, एक है लकड़ी और दूसरा क्या है, एक धातु की चम्मच। ठीक है, क्या है, एक प्लास्टिक बोतल, आ वुडन स्पून, आ मेटालिक स्पून, 3 तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और उसको क्या है, रात भर अमन ने क्या किया, एक कमरे में रख दिया और मान लो तीनों को जो टेम्परेचर है वो T1, T2, T3 अज्यूम कर लिया। तो क्या होगा, अभी रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, और इतना करके वो बंद कर रूम अपना लॉक करके क्या है, चला गया है। तो अब वो जब सुबह ओपन करके देखता है तो उसे चेक करना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, जो टेम्परेचर होगा इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो क्या होता है कि जो ठंडी वस्तु होती है, कोई मान लो ये ठंडी है और ये गर्म वस्तु है, तो जो गर्म वस्तु होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ठंडी वस्तु के। तो अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में रख देंगे तो जो आपकी गर्म वस्तु से जो टेम्परेचर है वो ठंडी वस्तु की ओर जाएगा, और वो तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का, अगर हम इसे Tx और इसे Ty मान लेते हैं, जब तक कि Tx बराबर Ty के ना हो जाए, तब तक क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो आपस में चलता रहेगा। और हमेशा कैसे चलेगा, गर्म वस्तु से ठंडी की ओर, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है और इसके पास टेम्परेचर कम है। तो ऐसे ही जब इस कमरे में कोई भी वस्तु रखी हुई है ना, तो जिस कमरे में यहाँ पर अमन ने वस्तु तीनों रखी हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये प्लास्टिक की है, ये आपकी यहाँ पर वुड की है, लकड़ी की है, और यहाँ पर ये क्या है, मेटल की यानी कि धातु की है। तो ये जो जब कमरे का तापमान 30 डिग्री है तो इनका, जिसमें कि हमें नहीं पता कि T1, T2, T3 का क्या टेम्परेचर है, पर
हमें रूम का टेम्परेचर पता है और हम यही मानते हैं कि यही टेम्परेचर ज़्यादा है इन तीनों के टेम्परेचर से। तो जो हीट का ट्रांसफ़र होगा इन तीनों में तब तक होता रहेगा जब तक कि ये तीनों भी इस वाले टेम्परेचर के क्या है बराबर नहीं हो जाए। तो पूरी रात जब ये वाला प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा, सुबह को जब वो चेक करेगा टेम्परेचर को तो मेज़र करने के बाद उसे मिलेगा कि जो T1 है, T2 है और T3 क्या है, तीनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से क्या होगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट है, जो आपका जो टेम्परेचर है वो तब तक उस दूसरी चीज़ में तब तक जाता है जब तक कि उसका जो दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपस में बराबर नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि यहाँ पे मटेरियल आपका प्लास्टिक है, वुड है या फिर मेटल है। तो यहाँ पर मैटर करता है कि तीनों को जो टेम्परेचर है यानी कि तीनों को जो तापमान है वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है बट ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो देखिए, तो जो आपके शैवाल होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन क्या है स्वयं बना सकते हैं। तो जो वायरस होता है ये तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये तो दूसरे की बॉडी में जाकर ही अपना खाना बना सकता है। राइजोबियम होते हैं आपकी जो आपकी दालें फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। कवक भी है क्या है, अपने यहाँ पर खाना नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे शैवाल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन, वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लोज, फैट अंडर स्किन, वाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर, स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर। तो इनमें से हमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे उसको शीत अवस्था में रहने के लिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट। जो सफ़ेद बाल होते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि देखो जो शीत अवस्थाओं में यानी कि जब मान लो पोलर बियर्स होते हैं आपके, वो ठंडे इलाके में होते हैं जहाँ पर क्या है बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ पड़ती है तो क्या होगा वहाँ पर, तो जो सन की रेज़ होती हैं डायरेक्टली क्या होती हैं वो वहाँ पर आकर के पड़ती हैं, बहुत चमक उठती है वहाँ पर। तो जो उसकी वाइट फर होती है तो उनकी, क्योंकि और दूसरा क्या होता है कि जो वसा की परत होती है वो बहुत मोटी होती है उनके अंदर। तो जो वाइट फर होती है तो जो एक्स्ट्रा जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करने से मतलब नहीं करती है। दूसरा जो वसा होती है, क्योंकि ठंडा इलाका होता है, शीत होता है वहाँ पर, तो वो क्या करती है उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट करती है उस ठंडे से बचाने के लिए। इसके बाद है जो उसके मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं, क्योंकि बर्फ़ में चलने के लिए अगर हम अब उनके पास भी तो कोई ना कोई फ्रिक्शन होना चाहिए जिससे कि वो बर्फ़ पर, क्योंकि बर्फ़ तो बहुत बार चिकनी भी होगी, तो वो उस पर चल सकें। तो जो उसके नाखून लंबे होते हैं वो उसको चलने के लिए वहाँ पर क्या है बहुत आराम देते हैं, वो इजीली क्या है वहाँ पर वो कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी शीत मतलब जो आपका शीत में रहने वाला है ध्रुवीय भालू होते हैं उनके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 69। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहली बात, जहाँ पर भी विटामिन सी है वो ऑप्शन तो आपको कट कर देना है, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका ऐसे गलत हो गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे होंगे कि आयरन दिया हुआ है। तो जी आयरन होता है ये आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है ना, खट्टे फल वगैरह या हरी सब्जियों में पाया जाता है। पर यहाँ पर दूध का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होते हैं ये आपके क्या है मिल्क में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन। द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स एज एंटीसेप्टिक इज। पूर्तिरोधी, रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीन रंग के विलयन में कौन सी अधातु है। तो वो कौन सी अधातु है, तो
वो है आपकी आयोडीन। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जनरली जो हम घाव को धोने के लिए जो लिक्विड का यूज़ करते हैं वो क्या होती है, आयोडीन होती है। बेसिक सा आपका ये आंसर है। और हाँ, जो आपका क्लास 8 का मैंने चैप्टर कराया था आपका धातु वाला, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए सारी चीज़ें आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाई हैं सारी की सारी आपके चैप्टर से ही हैं, जो भी आपको पढ़ाई गई हैं कुछ भी अलग से नहीं है। अगर आप ठीक से वीडियो को देखते हैं PYQ की, और उसके बाद जा कर के आप मेरी जो क्लासेस हैं थ्योरी की अगर आप उन्हें देखते हैं, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे कि आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 71 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो एयर में भार होता है या एयर हैज़ वेट, बिल्कुल ठीक बात है। एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर, बिल्कुल ये भी ठीक है। इसके बाद है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये भी सही बात है। पर यहाँ पे लिखा है एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सोइल, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मृदा में भी क्या है, वायु आपकी उपस्थित होती है। थोड़ा वो पोरस होती है तो वहाँ पे भी क्या होती है, आपकी हवा प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से आपको ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 72 है। करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पर हमें डाइजेस्टिव जो हमारे पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो दिए गए हैं, और ये बताया कि उनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए जो लीवर होता है आपका, वो लीवर क्या है, प्रोटीन डाइजेशन में काम नहीं करता, बाइल जूस स्टोर नहीं होता लीवर में, रिलीज डाइजेस्टिव जूस ये भी नहीं होता। क्या है, आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो यहाँ पर आपका लीवर का ए का 4 हो जाएगा। अब देखिए ए का 4 यहाँ पर कहाँ दिया है, बस आपके सेकंड में ही दिया है। तो अगर आप चाहो तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक से ही आपका काम चल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो आपका स्टमक होता है वो किस काम आता है, कि वहाँ पर क्या होता है, आपके प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, बी का सेकंड। देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है। इसके बाद जो गोल ब्लैडर है हमारा, जो गोल ब्लैडर में क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो वहाँ पर सॉरी ये वाला है, डाइजेस्टिव जूस क्या है वहाँ पर स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का होगा, T2। इसके बाद है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करती है, वो रिलीज़ करती है डाइजेस्टिव जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डी का यहाँ पर हो जाता है थर्ड। और देखिए इस तरह से आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में सारी की सारी मैचिंग मिल गई है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, cells of a tissue have similar structure, size of cell same in a well organized organism, all the cells have nucleus। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्यों, कि किसी ऊतक की जो कोशिकाएं वो समान होती हैं। तो टिश्यू देखो, सभी कोशिकाएं गोल होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, गलत है। सभी कोशिकाओं का आकार ऐसे बराबर नहीं होगा। सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं, कुछ कोशिका ऐसी भी होती हैं जहाँ पर न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर केवल जो है आपका स्टेटमेंट अबाउट इज़ ट्रू, हाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो गलत है, आकृति गोल हो रही है आपकी, है ना। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ऊतक, जैसे मान लो कोई भी एक पार्ट है आपकी बॉडी का और वो स्पेशल किसी ऊतक से बना है, तो उस ऊतक में या टिश्यू में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, एक समान होगी। इस ऑप्शन का यहाँ पर यही मतलब है, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऊतक जो कोशिकाएं होती हैं वो समान होती है, यही आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। निम्नलिखित में किनका उनके जनन की विधा से सही मिलान किया गया है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो आपके जो रिप्रोडक्शन होता है किस चीज़ में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए जो आपका ईस्ट होता है, ईस्ट में आपकी क्या होती है, बडिंग होती है ना। ईस्ट में क्या होती है, आपकी बडिंग होती है। इसके बाद आपका जो एल्गी होता है, एल्गी में होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद आपका पोटैटो में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद फंजाई में होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, है ना। तो
यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे तो ए का क्या है 4, ए का हमारा है 4, ये रहा, ठीक है। इसके बाद बी का है फर्स्ट, ठीक है। सी का है हमारा थर्ड, ठीक है। फंजाई डी का है हमारा सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यही चीज़ आकर हमने ये वाला जो चैप्टर है आपका क्लास 8 का ही ये चैप्टर है आपका, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी डिटेल में कि मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या होता है। वहाँ पर हमने ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था और प्लांट्स में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर उस वाले चैप्टर में ये सब चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है आपका आता है चित्र के माध्यम से। आप पिक्चर में आपको यहाँ पर एक शो करने वाली हूँ जिसमें आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे आपका होता है ये सब चीज़ें। तो 1 मिनट रुकिएगा, आप देखिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपका पहला दिया हुआ है, ये वाला, ये जो पहला दिया गया है ये आपका ईस्ट रे, देखिए ईस्ट में किस तरीके से हो रही है, बडिंग हो रहा है। तो आपकी बडिंग वाला ऑप्शन इस तरह से करेक्ट है। तो इस तरीके से आपकी ईस्ट में क्या होती है, बडिंग से आपका रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आलू, तो आप यहाँ पर आलू देख रहे हैं, आलू में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्रोपिगेशन है। तो देखिए आलू होता है, या फिर आप कई बार देखेंगे आलू में ऐसे छोटे छोटे से वो निकले हुए रहते हैं, आप उतना ही पार्ट उसको अगर बो देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, आपका आलू का पौधा बन जाता है। इसके बाद आते हैं आपका शैवाल यानी कि एल्गी। एल्गी में आपका इस तरीके से क्या होता है, खंडन होता है कि पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह होता है और इस तरीके से 2 पार्ट्स में बट जाता है। और यहाँ पर आपका शैवाल का इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका क्या है, कवक। तो कवक में क्या होता है, आपका मुकुलन होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, मुकुलन नहीं होता है यहाँ पर। आपका जो कवक होता है आपका यहाँ पर होता है बीजाणु जनन होता है, या फिर कहेंगे इसको स्पोर फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी ही बुक का यहाँ पर ये चित्र है कि कैसे यहाँ पर दिया गया, ये एक तरह की ब्रेड है और ब्रेड पे किस तरीके से वो जो आपकी स्पोर बन गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी फंजाई है वो रिप्रोडक्ट हो रही है। तो होपफुली ये चित्र से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना, कि किस तरीके से आपका जो रिप्रोडक्शन है अलग अलग पार्ट्स में होता है। और यहाँ पर ये चित्र मैंने आपको इसीलिए शो कराया है जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें क्या होता है कि हम याद नहीं रख पाते हैं। बट अभी आप क्वेश्चन के साथ अगेन दोबारा से इनको इस तरीके से देखेंगे तो आपको क्या होगा कि आप अच्छे से इनको याद रख पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपकी ओजोन परत को क्षय करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों का निरूपित करता है। तो समुच्चय यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं। तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए, यानी कि वो कांटेक्ट में आने से जो हो जाती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। तो देखिए कुछ डिजीज़ हमारी ऐसी होती हैं कि वो किसी को हो जाए बट वो हमसे नहीं होंगी, बट किसी और के होने पर या फिर किसी और मतलब मच्छर वगैरह के काटने से वो हमें हो सकती हैं, है ना। पर ऐसा नहीं होगा कि मच्छर को स्कवरी रोग हो गया तो वो हमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे स्कवरी होता है ये आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी की। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि हमसे कम्युनिकेबल डिजीज़ पूछी है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत तो हो जाएगा। ऐसे ही एनीमिया होता है। तो जो एनीमिया होता है ये आपके अंदर क्या होती है, आयरन की कमी होती है। किसी के कॉन्टैक्ट में रहने से ऐसा नहीं हुआ कि आपको भी एनीमिया हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है अगेन यहाँ पर भी एनीमिया दिया गया है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बचता है आपका टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ये आपके क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो संचारी जो रोग होते हैं आपके इस तरह के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो साइंस की पैडागोजी से रिलेटेड आ गया है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिज्म, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। सही बात है कि भाई विज्ञान आपका अस्थायी होता है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं।
इसके बाद है आपका विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। हाँ भाई, किसी चीज़ पर हम डाउट करेंगे तभी तो हम आगे उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, विचार करेंगे, नई डिस्कवरीज करेंगे। विज्ञान एक एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल भाई, ज्ञान की रचना होती है विज्ञान पढ़ने से। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करनी पड़ सकती हैं हमें, है ना। कोई लो हो सकता है कि आज के समय के हिसाब से ठीक हो, बट आने वाले समय में वो चेंज हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नहीं, विज्ञान स्थिर नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कई बार हम जल्दबाजी में, नर्वसनेस में क्या करते हैं कि हम ABCD ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नीचे की ऑप्शंस देखते ही नहीं है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और जबकि ऑप्शंस, हमारे जो मेन ऑप्शन होते हैं वो नीचे होते हैं। ये तो हमें कन्फ्यूज़न करने के लिए इस तरह का हमें क्वेश्चन बना करके दिया जाता है, जिससे कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ। वहाँ पर उनकी क्या है, जो आपका माइंड की जो प्रेजेंस को चेक किया जाता है कि बच्चे का जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं, बट एक्चुअली हमारे जो सही ऑप्शन है वो नीचे हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली डी करके और अपनी आंसर शीट में, OMR शीट में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को फिल कर देंगे, तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान तक देखना है, नीचे तक देखना है, और देखना है कि ऑप्शन आपके अलग से तो नहीं दिए गए हैं। फिर आपको उनमें से वो सही जो आंसर होगा वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, और वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 सही होगा, ना कि ये सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ छोटी ही चीज़ें होती हैं। कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में हमारी मिस्टेक्स हो जाती है और हमारा एग्ज़ाम पास होने से रह जाता है। तो यही मिस्टेक्स आप ना करें, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डेवलप्ड बाय साइंस। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। तो इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, स्टैटिक माइंडसेट। निष्पक्षता, बिल्कुल सही बात है कि भाई होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होगा, और आपका वैज्ञानिक स्वभाव भी होगा। स्थायी मानव नहीं, स्थायी तो नहीं होगा। देखो, फिर वही वाली बात होगी कि स्थायी वाला जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड में ABC है, यही आपके तीनों आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी टू। तो जो साइंस के जो टीचर होते हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो ये ही आपका आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हम बाकी देख लेते हैं क्यों सही नहीं होते हैं। छात्रों को उत्पाद आधारित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सृजनात्मक विचारों को रटने वाले तो बिल्कुल ही गलत है, उसे आंख बंद करके बिल्कुल करेक्ट गलत कर देना कि रटने वाला तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। ठीक है कि हाँ, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की जो आपका अच्छे से मतलब वो सीखे, हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उनमें डेवलप करे, बट ऐसा नहीं होता। जो मोस्ट हमारा जो टारगेट होता है बच्चों को सिखाने का या किसी भी टीचर का, वो होता है कि जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छे हों, ठीक हों, उसकी लाइफ से रिलेट करते हुए हैं, उसके हिसाब से ईजी हों और वो जल्दी उनको समझ सके। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा। तो पाठ्यचर्या आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के हिसाब से क्या होगा कि ट्रू टू द लर्नर। सही बात है भाई, सीखने के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रू टू द टीचर और ट्रू टू द साइंस। देखो, हमें यहाँ पे टीचर से कोई लेन देन नहीं है, तो टीचर का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बैठता है। ट्रू टू साइंस, हाँ भाई, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके प्रति भी वो सच्ची होनी चाहिए। तो ABD आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है, conducting a survey on the awareness of people about sources of air pollution in learners localities। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस विल बी मोस्ट एसोसिएटेड विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपयुक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रिया पर संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी। तो देखिए, अगर बात साइंस की आती है तो आपको क्या ध्यान, कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं
कि वहाँ पर आपको देखो याद करना, रटना, है ना, ये तो गलत है। बट जब बात क्रिएट करने की आ जाए, प्रैक्टिकल की आ जाए और रियल एनवायरनमेंट की आ जाए, तो वहाँ पर आपका बस आँख बंद करके वही सही आंसर कर देना और कोई ऑप्शन नहीं होगा उसका, है ना। पैडागोजी का सबसे अच्छा यही होता है कि जहाँ पर देखो इसका तरीका क्या है, जहाँ पर भी हमारे किसी भी स्टूडेंट की जितनी भी आपकी सेंसेस होती हैं, पढ़ते वक्त वो जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, वो बच्चा उसकी जो लर्निंग होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वो लर्निंग अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, उतना ही ज़्यादा और उतना ही जल्दी वो सीख पाएगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो क्रिएटिंग वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अच्छे से सीख पाएगा। तो जो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिएटिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। तो देखो अगेन वही बात है कि सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि सीखने वाले के लिए सबसे पहले यह है, मान लो कोई भाई आप क्लास में जा रही हो, बच्चे बैठे हैं, सुस्त बैठे हैं, उनका पढ़ने का कोई भी मूड नहीं है, या उनको कुछ नहीं पता कि क्या टॉपिक पढ़ने वाला है, या टॉपिक उनके सर से ऊपर ही जा रहा है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, कि हम जो भी सीखने वाले हैं, ये सिखाने वाले हैं बच्चों को, तो उनको क्या है उससे थोड़ा सा रिलेट करना, उस टॉपिक से थोड़ा सा मतलब उन्हें इंट्रोड्यूस कराना। आपने अपने बीएड में, बीटीसी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। आपके जब लेसन प्लान बनते हैं तो उसमें सिखाया जाता है कि हमें सबसे पहले क्या होते हैं, आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं कुछ, है ना। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप बच्चे को आपकी प्रीवियस नॉलेज और आने वाले जो आप उसे नॉलेज देने वाले हैं, तो उससे को क्या है, आपका कोरिलेशन बैठाते हैं। उस कोरिलेशन के बैठाने से क्या होगा कि जो बच्चा है वो उससे क्या होगा, जुड़ पाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो जो आपकी तरीका है, यानी कि आपको समझाना है कि रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों को, तो कौन सी आप यहाँ पर तरीके को समझाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन इस तरीके से उसके सभी ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन किया है, कोई को मैं डायरेक्टली वही आपको समझा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाकी को आप पढ़ लोगे, बट लेकिन वो आंसर सही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप अगर उस पर ही सटीकता से अगर ध्यान दोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। बट जहाँ पर मुझे लगेगा कि नहीं, सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कि वो क्यों नहीं है, तो मैं आपको वहाँ पर वो भी एक्सप्लेन करूँगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि एनिमेटेड, अब यहाँ पर एनिमेटेड है, यानी कि हमने जो ऑडियो वीडियो जो विजुअल्स मतलब होते हैं हमारे, उनका यूज़ किया है, बट लेकिन फिर भी ये हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो परावर्तन वाली जो घटना है आपकी, अगर आप इसको करके सिखाएंगे, बच्चे के सामने करेंगे या वो खुद से करके देखेगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि वो खुद से कर रहा है। देखो स्क्रीन पर आप कुछ चला रहेंगे तो एक तरह से वो डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप ही हो जाएगा, तो डिमॉन्स्ट्रेशन जैसा वहाँ पर नहीं रखना है हमें। तो साइंस की चीज़ें हैं, करके सीखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, करके दिखाने में बिल्कुल उनके सामने होगी, वो आपकी बिल्कुल रियल सिचुएशन होगी, है ना, वहाँ पर उतना अच्छे से वो नहीं समझ पाएगा। तो प्रकाश के परिवर्तनों को दिखा नहीं, चार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चार्ट में तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले नहीं, हमें तो बंद उत्तर वाले क्वेश्चंस देने ही नहीं है, हमें ओपन माइंडेड क्वेश्चंस देने हैं उनको, जिनका बहुत सारे आंसर्स बन सके, अलग अलग तरीके से सोच सके बच्चा। तो दूसरा क्या है इसमें कि सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो ये आपकी बिल्कुल रियल सिचुएशन है, जिसके हिसाब से बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और बहुत जल्दी वो उसको समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 84। वाई आर फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इन साइंस। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो भी ये होते हैं जो आपको मतलब बस देखते ही आप इजीली उनको कर लोगे, ज़्यादा हार्ड
कुछ इनमें नहीं होगा। जैसे इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अगेन वही चीज़ आ गई। देखो अभी तक हमने जितने भी पैडागोजी के क्वेश्चन करे हैं आप समझ ही पा रहे होंगे कि सब में क्या है कि रियल चीज़ें बात की जा रही है, हैंड्स की बात की जाती है, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, या फिर जहाँ पर हमारी सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो पा रही हैं हम उनको ही चूज़ कर रहे हैं। तो अगेन क्या होगा कि यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। बच्चे कहीं भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, पार्क में जा रहे हैं, पेड़ों को छू के देखेंगे, महसूस करेंगे उनको कि कैसे पेड़ बने हैं, क्या उनकी पत्ती है, कैसा उनका रंग है, क्या है, किस तरीके से है। किसी साइंस लाइब्रेरी में जा रहे हैं, सॉरी लैब में जा रहे हैं, तो वहाँ पर केमिकल्स रखे हैं, कैसे रखे हैं, बर्नर्स रखे हैं, टेस्ट ट्यूब्स रखी हैं, कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं, खुद से छुएंगे, करके देखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लो वो किसी और जगह पर भी जा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे वहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, अपने हाथ से कार्य करने का जो अनुभव है उनको अच्छे से आएगा। संचालन आसान होगा, इससे का कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान की जानकारी इकट्ठा नहीं, मतलब वो तो हम कर ही लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जानकारी इकट्ठा तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। आदत, मेहनत का विकास, ठीक है कि मेहनत भी बच्चा करना सीखता है, बट वो फोकस नहीं होता हमारा। जब बच्चा खुद से सीखता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो मेहनती वो अपने आप बन जाता है, सब चीज़ें अपने आप से वो हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 1 करेक्ट होगा कि जो अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव उसको प्राप्त होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। तो निम्नलिखित में कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। तो जो पोर्टफोलियो होता है आपका, वो बिल्कुल सही बात है, बच्चों के लिए ही होता है। कॉन्सेप्ट मेकिंग, ये भी ठीक है, ये भी बच्चों के लिए ही होता है कि अवधारणा मानचित्रण होता है, बाल केंद्रित है ये भी। इसके बाद पेपर पेंसिल, नहीं पेपर पेंसिल की बात नहीं है यहाँ पर, पेपर पेंसिल तो भाई नहीं। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी ऑप्शन आता है ना, तो उसे भी आप आंख बंद करके क्रॉस ही करोगे। ठीक है, कि यहाँ पर आपका लर्नर सेंटर्ड में बिल्कुल भी नहीं आता पेपर पेंसिल। जर्नल राइटिंग, ये भी ठीक है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट होगा, जिसमें दिया है ABD। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। तो जब एज की बात आ जाए तो सेल्फ असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट। तो ये सारे जो आपके असेसमेंट होते हैं ये आपके अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो एज वाला होता है आपको याद रखना है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, असेसमेंट इन वाला जब आ जाता है, असेसमेंट इन लर्निंग, तो आपको फॉर्मेटेड होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो यहाँ पर आ जाता है आपका समेटिव के लिए आ जाता है वो 4 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपके असेसमेंट के यहाँ पर टाइप हो जाते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको एज वाला याद रखना है। हाँ, तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, मैंने शायद यहाँ पे मिस्टेक कर दी है छोटी सी। यहाँ पर ये आपका ऑफ लर्निंग होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा समेटिव के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपके 3 तरह का असेसमेंट हो गए। यहाँ पर ये आपका 3rd वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। 87 में क्या है, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थ में से किस एक का उपयोग कर सकती है। तो हमने पढ़ा था सर्किट वाले चैप्टर में, विद्युत परिपथ वाले चैप्टर में, कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसी भी मेटल से क्या होती है, पास हो सकती है। ठीक है, तो स्टील, देखो कांच, रबड़, मोटा धागा, इनसे पास नहीं होगी, स्टील के तार से ही क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। या जो आपका विद्युत का जो परिपथ है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो अगर हम स्टील वायर से उसको कनेक्ट करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को पहचानिए। एक कनकेव मिरर, देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, एक कनकेव मिरर फॉर्म्स एंड इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेजेस। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो अब मैं आपको बाकी पढ़ के ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बस आप यही याद रखिए, जो अवतल दर्पण होता है या जो कनकेव मिरर होता है वो इरेक्ट इमेज बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है। अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा रही हूँ, उससे आप और चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर मैंने ये इमेज लगाई है, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस इमेज में हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो आपका, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, हाँ
तो देखिए अवतल दर्पण की बात हो रही है। यहाँ पर हमारे कनकेव मिरर दिए गए हैं, अलग अलग तरह की इमेजेस किस तरीके से बन गई हैं यहाँ पर। तो एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सीधा प्रतिबिंब का मतलब है यहाँ पर इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो उल्टा प्रतिबिंब है वो मतलब है यहाँ पर इन्वर्टेड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और यहाँ पर तो इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, इरेक्ट। तो अवतल दर्पण वो वाला दर्पण होता है जहाँ पर क्या होती है, आपकी जो इमेज होती हैं, सॉरी जो आपका प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, इरेक्ट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। देखिए इन 4 केसेस में क्या होता है, आपका प्रतिबिंब आपका इरेक्ट होगा, और एक केस में आपका क्या होगा यहाँ पर, सॉरी इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, एक स्पेशल क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है कि जो साइज़ होता है इमेज का या जो आपका ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज का साइज़ होता है वो कब बराबर होता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट कब रखा हो, यहाँ पर सी पर रखा हो, और सी पर जब रखा हुआ रहता है तो हमारा जो इमेज की और जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है यानी कि वो बराबर होती है और साइज़ बराबर होता है। तो यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी, जिससे कि आप कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस देख सकते हैं आप, किस तरीके से क्या है इमेज का फॉर्मेशन है यहाँ पर कनकेव मिरर द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट में इस इमेज को हटा देती हूँ जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए भाई आपका काम हो चुका है, ये मैंने डिलीट कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन अर्न्स स्टिंग। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो फॉर्मिक एसिड होता है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप याद रख लीजिए चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड, चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड, बस चींटी के डंक में ही पाया जाता है। इसके बाद है आपका 90 क्वेश्चन। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन भी आपका समझने वाला है कि 3.7 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज़ कम्प्लीटली बर्न टू गिव ऑफ 1.665 into 10 to the power 8 joules of energy. The calorific value of the fuel in standard unit is। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 10 to the power 8 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मात्रकों में इस ईंधन की का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान है। तो देखिए मानक मात्रा बताने यानी कि किलो जूल और किलोग्राम में हमें बात करनी है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, सॉरी 1 मिनट रुकिए। हाँ तो देखिए जो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको ईंधन जो दिया हुआ है कितना है, ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा कितना, m, क्योंकि किलोग्राम में है तो m हो गया ये। इसके बाद ये जूल यानी कि ऊर्जा दी हुई है। अब जूल से हमें से पहले क्या बनाना पड़ेगा, किलो जूल में करना पड़ेगा। तो किलो जूल में करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को मतलब नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि जूल से हम किलो जूल में जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, तो टोटल वैल्यू हमारी ये है, ईंधन कितना यूज़ हुआ है हमारा 3.7 किलोग्राम यूज़ हुआ है। अब ये भी किलो जूल ये भी किलोग्राम, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 45,000 किलो जूल किलोग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, यही आंसर आएगा, किलो जूल किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो इसी के साथ क्या है कि आपका यहाँ पर ये वाला जो पेपर है PYQ है आपका क्लास 3 वो कंप्लीट हो चुकी है, और होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जितना मुझसे हो सकता था इजीली, और आपको इमेजेस शो कर करके मैंने दिखाया है जहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकती हैं। तो इसीलिए आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा से देखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस CTET में आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही लेवल रहता है वहाँ पर। आप जाइएगा, वीडियोस को देखिएगा मेरी जो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो। और हाँ, चैनल को जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।